हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कुछ अच्छे प्रश्न करंट अफेयर्स के जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कब की थी, ये भी ध्यान में रखना है, 1921 में। कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल में। कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना सन 1921 में पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में कहाँ की थी? शांति निकेतन एक जगह है, वहाँ पे इसकी स्थापना की थी। पहले इसका नाम जो था विश्वविद्यालय का, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ही नाम पे था। कब तक था? जब तक जो है विश्व भारती जो संगठन है, विश्व भारती संगठन को मतलब पंजीकृत नहीं किया गया था, एक संगठन के रूप में उसका पंजीकरण नहीं हुआ, तब तक जो है उसका नाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ही नाम पे था। तो ये इस प्रश्न से हमको ये पता चल गया, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की और कब की? 1921 में। कहाँ की? पश्चिम बंगाल में की। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पे की थी? शांति निकेतन एक जगह है, वहाँ पे इसकी स्थापना की थी। और 1922 के पहले, मई 1922 के पहले तक इसका नाम क्या था? किसके नाम पे था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पे था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्स अलर्ट। ऑप्स अलर्ट अभ्यास 21 से 28 जनवरी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्स अलर्ट क्या है? एक बीएसएफ का अभ्यास है जिसका नाम है ऑप्स अलर्ट। ऑप्स अलर्ट। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था सरक्रीक से कच्छ तथा बाड़मेर। कहाँ किया गया था? सरक्रीक से कच्छ तथा बाड़मेर क्षेत्र तक इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन जो है जो गणतंत्र दिवस हमारा था उसके मद्देनज़र रखते हुए इसका आयोजन किया गया था, इस अभ्यास का। और ये अभ्यास कब तक चला था? 21 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कहाँ किया गया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? सरक्रीक से लेके कच्छ तक और बाड़मेर क्षेत्र तक। तो कच्छ है, बाड़मेर है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम झील सांख्य सागर कहाँ स्थित है? कृत्रिम झील सांख्य सागर एक झील का नाम है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एक बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये झील कहाँ पे है? ये झील मध्य प्रदेश में है। और ये झील जो है सांख्य सागर, इसको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। 2022 में जो है रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसमें इस झील में जो है 19 स्वदेशी प्रजाति की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। 19 स्वदेशी प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। और इसमें जो है मांस, मगरमच्छ और मछली खाने वाले पक्षी भी पाए जाते हैं। यहाँ पे मछली खाने वाले पक्षी भी पाए जाते हैं। और एक चीज़ और, इस झील की खासियत क्या है कि यहाँ पे इस झील में जो है जलकुंभी इतनी ज़्यादा है कि ये झील जो है अदृश्य हो जाती है, मतलब झील हमको दिखाई ही नहीं देती जलकुंभी के आगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में है। एक चीज़ ये भी याद रखना है, इसको रामसर स्थल कब घोषित किया गया? 2022 में किया गया। और इसमें जो है 19 प्रकार की जो है स्वदेशी मछलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंधता नियंत्रण नीति लागू की है? अंधता नियंत्रण नीति लागू की है किस राज्य ने? तो पहला है केरल,
दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन होगा राजस्थान। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? राजस्थान। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत, इन्होंने बताया कि जो अंधता पॉलिसी है, राजस्थान में लगभग तीन लाख से भी ज़्यादा लोग ये दृष्टिबाधित निःशक्तता से पीड़ित हैं। तो उनके लिए ये उनके मतलब उनकी ज़िंदगी में भी रोशनी आए, इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी दी, अंधता नियंत्रण नीति। और ये पॉलिसी इन्हीं के लिए काम करेगी। और ये जो 2020 में अंधता प्रसार दर थी वो थी 1%। तो इस नीति के तहत उसको जो है 0.3% तक लाने की दिशा में कार्य जो है किया जाएगा। ये अशोक गहलोत जी ने बताया। तो अंधता नियंत्रण नीति किसने लागू की? अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने ये नीति लागू की। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला है 24 जनवरी, 25 अप्रैल, 10 मई, 11 अगस्त। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए। ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन ये पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया ये सन 2008 में। पहली बार कब मनाया गया? सन 2008 में ये पहली बार मनाया गया। ये मनाया गया पहली बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। इसके द्वारा जो है इस दिवस की शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और ये पहली बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 2008 में। और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है कि जैसे समाज का जो है महिलाओं के प्रति नज़रिया बदलना, महिलाओं के प्रति जो है समाज में नज़रिया बदलना। और दूसरा होता है कन्या भ्रूण हत्या को कम करना, इसका उद्देश्य है। और तीसरा लिंगानुपात है, उसके बारे में जागरूकता प्रदान करना। तो 3 चीज़ें, इसका उद्देश्य यही है कि जो है महिलाओं के प्रति नज़रिया बदलना समाज में, और महिला जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको कम करना, और जो लिंगानुपात घटता लिंगानुपात है उसको जो है उसके बारे में जागरूकता प्रदान करना। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें पूछा गया था कब मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 24 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा है विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा है रास बिहारी बोस, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, इसके अवसर पर मनाया जाता है। अब ये सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती है? 126वीं। अब की बार कौन सी जयंती मनाई गई है? 126वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती के अवसर पर जो अंडमान निकोबार था, अंडमान निकोबार में 21 द्वीपों के नाम बदल दिए गए। और उनको किस आधार पर उनको नाम दिया गया? उनको दिया गया परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के आधार पर उनका नामकरण हुआ। मतलब परमवीर चक्र जो है विजेता जो थे उनके नाम पर ये 21 द्वीपों का नाम बदलकर रखा गया। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? पराक्रम दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? पहला है भूमध्य सागर लाल सागर, ये है अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर
चुप्सी सागर और तस्मान सागर दक्षिणी सागर। तो इसका ऑप्शन होगा भूमध्य सागर और लाल सागर। तो ये किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो स्वेज नहर है इसकी लंबाई लगभग 162 किलोमीटर है और ये जो है अफ्रीका और एशिया इन दोनों को अलग करती है। ये नहर एशिया और अफ्रीका इन दोनों को अलग करती है और जो एशिया और यूरोप के बीच है जो सबसे छोटा राजमार्ग है। यूरोप और एशिया के बीच ये सबसे छोटा राजमार्ग है। यूरोप और किसके बीच? एशिया के बीच। अब ये समझ गए सबसे छोटा ये समुद्री मार्ग है यूरोप और एशिया के बीच। अच्छा, इसके जो है ये जो स्वेज नहर है इसके दोनों छोर पर पत्तन है, उनका नाम लिख लेते हैं। एक है पोर्ट स्वेज, देखो इसका नाम है, एक तरफ है पोर्ट स्वेज और दूसरी तरफ है पोर्ट सईद। इसके दोनों छोर पर क्या है? ये पत्तन है। तो ये समझ में आया स्वेज नहर के बारे में थोड़ी जानकारी। स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को। और इसकी लंबाई कितनी है? ये लेंथ है 162 किलोमीटर। और ये कौन से महाद्वीप को, कौन कौन महाद्वीप को अलग करती है? ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को जो है अलग करती है। और यूरोप और एशिया के मध्य जो है सबसे छोटा ये समुद्री मार्ग है। यूरोप और एशिया के बीच ये सबसे छोटा समुद्री मार्ग है और इसके दोनों छोरों पर दो पत्तन हैं। एक पोर्ट स्वेज जिसको बोलते हैं और दूसरे पत्तन का नाम है पोर्ट सईद। और ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे कुछ अच्छे प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें। धन्यवाद।